गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट रिएक्शन, जिसे कि हम हिल रिएक्शन भी कहते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन और प्रोडक्शन ऑफ एसिमिलेटिव पावर NADPH2 NADP भी कहते हैं। इसके अंदर हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में पढ़ेंगे। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रिएक्शन सेंटर है मेनली वो है यहाँ पर फोटो सिस्टम P700 या फोटो सिस्टम फर्स्ट भी इसे हम कहते हैं। और यह फोटो सिस्टम फर्स्ट जो क्लोरोफिल A670, क्लोरोफिल A683, क्लोरोफिल A695 एंड कैरोटीनॉइड एंड सम मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल B इनसे मिलके बना होता है, जो कि यहाँ पर रिएक्शन सेंटर इसका P700 ही होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस प्रोसेस में पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट ही कार्य करता है, जो 600 नैनोमीटर से ऊपर की वेवलेंथ पर सक्रिय होता है। इस पिगमेंट सिस्टम की संरचना में हम देख रहे हैं कई तरह के पिगमेंट होते हैं, जो कि क्लोरोफिल A700, क्लोरोफिल A683, क्लोरोफिल A695 और इसके अलावा क्लोरोफिल B के कुछ अणु थे। इस प्रोसेस के अंदर जो मैंने बताया कि रिएक्शन सेंटर यहाँ पर फोटो सिस्टम फर्स्ट का क्लोरोफिल A700 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलाता है। अब साइक्लिक ETS के दौरान ऑक्सीजन नहीं निकलती, क्योंकि इसमें जल का उपयोग नहीं होता है। और पहली बात तो हम इसको चक्रीय इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो पूरे इसमें P700 से होते हुए फेरिडॉक्सिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F एंड प्लास्टोसाइनिन से होते हुए दोबारा P700 के पास आ जाता है। तो इसलिए इसे हम इस चक्रीय या फोटोफॉस्फोराइलेशन कहेंगे। इसके अंदर हम देखते हैं कि मतलब कि ये साइक्लिक ETS में एक बार में दो स्थान पर ATP का निर्माण होता है, मतलब कि इसमें दो ATP बनते हैं। साइक्लिक ETS में प्लास्टोसाइनिन एकमात्र कॉपर युक्त ब्लू क्रोमोप्रोटीन है। साइक्लिक ETS में इलेक्ट्रॉन का प्रथम ग्राही जो फेरिडॉक्सिन था, इसके यह एक FES प्रोटीन है। आजकल फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर FRS फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस माने जाने लगा है। अब हम देखते हैं सेकंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसके अंदर यहाँ पर हम देखते हैं जिसको हम जेड स्कीम भी कहते हैं, अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन P680 से निकलता है, जो कि फोटो सिस्टम सेकेंड है, जबकि फोटो सिस्टम फर्स्ट क्या था P700। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये भी है कि इसके अंदर दो फोटो सिस्टम काम कर रहे हैं, एक तो P700 जो कि फोटो सिस्टम फर्स्ट और P680 जो कि फोटो सिस्टम सेकेंड। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है वो वापस फोटो सिस्टम सेकेंड के पास मतलब नहीं आता है, इसलिए अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन है और इसको हम जेड स्कीम भी कहते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कार्य करते हैं, और इस क्रिया में मतलब जल का प्रकाशिक अपघटन होता है, जिससे कि ऑक्सीजन बाहर निकलती है। जबकि हम देख रहे थे चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर ऐसा नहीं था। इसके अंदर जो रिएक्शन सेंटर है फोटो सिस्टम सेकेंड के अंदर क्लोरोफिल A680 है, और ये मिलके बना होता है क्लोरोफिल A660, क्लोरोफिल A673, क्लोरोफिल A690, क्लोरोफिल B, कैरोटीनॉइड एंड फाइकोब्लेंस, इन सब से मिलके ये बना होता है। और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या जेड स्कीम होने पर ये 2 NADPH2 व 1 ATP का निर्माण करता है। इसके अंदर हम देखते हैं 2 NADPH2 व 1 ATP बनता है। एवं जल के 4 अणुओं का जो प्रकाशिक अपघटन होता है, अगर जल के 4 अणुओं का फोटोलाइसिस होने से यहाँ पर एक अणु ऑक्सीजन गैस निष्कासित होती है। हम देखते हैं डार्क रिएक्शन में एक अणु ग्लूकोज का उत्पन्न करने के लिए 12 NADPH2 तथा 18 ATP आवश्यक हैं। अतः जेड स्कीम को कम से कम 6 बार चलना अनिवार्य है। अतिरिक्त 12 ATP 6 बार चक्रीय क्रिया से आते हैं, क्योंकि हम देखते हैं एनर्जी के लिए डार्क रिएक्शन जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का,
वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे निर्भर करती है। तो यहाँ पर मतलब एक ग्लूकोज अणु बनने के लिए जेड स्कीम को कम से कम 6 बार चलना अनिवार्य है और इसी तरह मतलब कि 6 बार ही साइक्लिक को चलना अनिवार्य है। तो ये 6 बार चलने पर हम यहाँ पर देखते हैं 12 NADPH2 व 18 ATP बन जाते हैं। तो जिससे कि वो क्या है, एक ग्लूकोज अणु के निर्माण के लिए ज़रूरी है। अब आगे हम देखते हैं इन दोनों के अंदर डिफरेंस। मेनली जो जल का प्रकाशीय अपघटन साइक्लिक में नहीं होता है और जल का प्रकाशिक अपघटन नॉन साइक्लिक में होता है, जबकि साइक्लिक में O2 का निकास नहीं होता है, जबकि नॉन साइक्लिक में O2 बाहर निकलती है। यह केवल जो साइक्लिक है एक ही फोटो सिस्टम फर्स्ट के द्वारा संपन्न होता है, जबकि नॉन साइक्लिक यह दोनों फोटो सिस्टम में संपन्न होता है। खाली एटीपी का संश्लेषण साइक्लिक में जो खाली एटीपी बनता है, जबकि नॉन साइक्लिक में हम देखते हैं एटीपी व NADPH2 दोनों चीज़ें बनती हैं। इसके अलावा ये दोबारा दिखा रखा है कि प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी का जो निर्माण होता है उसको हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। मतलब प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी का बनना, ये है फोटोफॉस्फोराइलेशन। इस प्रोसेस के अंदर एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर एक H3PO4 मतलब कि फॉस्फोरिक एसिड इससे जुड़ता है या इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लाइट की प्रेजेंस में, तो एटीपी बनता है और इसकी खोज की थी अर्नोन ने की थी। अब ये दो प्रकार का था, चक्रीय अचक्रीय, ये हम देख ही चुके हैं और एक बार, और इसके डिफरेंस यहाँ पर लिखे हुए हैं कि चक्रीय के अंदर इसमें खाली फोटो सिस्टम फर्स्ट भाग ले रहा है, जबकि अचक्रीय के अंदर दोनों फोटो सिस्टम फर्स्ट P700 और फोटो सिस्टम सेकेंड P680। इसमें हम देख रहे हैं कि चक्रीय के अंदर 2 एटीपी बनते हैं, इसके अंदर बन रहा है खाली 1 एटीपी अचक्रीय के अंदर। इसके अलावा चक्रीय के अंदर NADPH2 नहीं बनता, यह अचक्रीय के अंदर बनता है। इसमें O2 का निकास नहीं होता है, जबकि अचक्रीय में O2 का निकास होता है। जबकि यहाँ चक्रीय के अंदर मतलब कि जल नहीं होता, तो इसमें जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता और इसमें जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। तो हमें इसे क्या है यहाँ पर देखने के लिए मेनली चक्रीय और अचक्रीय के अंदर इनकी साइकिल को याद करना ज़रूरी है। उसके बाद हम इनका डिफरेंस भी देख सकते हैं और इसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आता है सीधा कि राइट शॉर्ट नोट ऑन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या फिर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो आप इसे हम इस तरीके से देख सकते हैं। थैंक यू।